आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और बेबाक मुनसिफ में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पेशकश बेबाक मुनसिफ में आज बात करेंगे रमज़ान में रोज़ा और इंसानी सेहत का ख्याल डॉक्टर्स के मुताबिक। नाज़रीन, इस सिलसिले में हमने हमारा वीकली प्रोग्राम JKL बेबाक मुनसिफ माह रमज़ान के लिए बहुत ही ख़ास इशूज़ पर तरतीब दिया है, जिसमें हमने गुज़श्ता शो में जम्मू कश्मीर के उलमा, रमज़ान और उसके तकाज़ों पर बात की थी। और आज हमारे नुमाइंदों ने बातचीत की है जम्मू कश्मीर के मुअज़्ज़ज़ डॉक्टरों से कि रमज़ान में रोज़ा और इंसानी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए, यानी डाइट प्लान पर। आइए देखते हैं रमज़ान और सेहत पर डॉक्टर से हमारे नुमाइंदों की ये बातचीत। आदाब नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के खसूसी प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल में आपका इस्तकबाल है। माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, जिसका पहला अशरा तकरीबन एहतताम होने को है। लेकिन इस दौरान में जहाँ रोज़े की एहतियाती तदाबीर के मुतालिक उलमाए किराम की जानिब से पिछले शुमारे में हमने गुफ्तगू की थी। तो आज का हमारा जो खसूसी प्रोग्राम है, आज हम सेहत के मुतालिक रोज़े की क्या अहमियत है और ख़ास करके किन किन चीज़ों पर हमें जो है अमल आवरी करनी है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें जो है वो परहेज़ करनी है, और हमारा खाना-पीना कैसा होना चाहिए, और ख़ास करके वो लोग जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो उनके लिए रोज़ा रखना कैसा है और किस तरीके से जो है उन्हें अपनी अद्वियात का इस्तेमाल करना है और किन-किन चीज़ों से परहेज़ करनी है। इसी के मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद परवेज़, सर्जन स्पेशलिस्ट। उन्हीं से बात करते हैं और पूरी तफ़सील जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया मुनसिफ टीवी पे आपका। खुदा जी, मैं डॉक्टर परवेज़ सर्जन स्पेशलिस्ट हूँ। और आपने जैसे बात की कि ये जो माह रमज़ान का महीना है, इसमें साइंस के लिहाज से इसके क्या असरात होते हैं। देखिए, जो रमज़ान का जो मेन जो है वो है खाने-पीने की बिल्कुल पाबंदी होती है एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए, जैसे सहर से लेके यानी सहरी से लेके इफ्तारी तक। तो सहरी का टाइम यूजुअली जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल सुबह होता है, नमाज से पहले ही जो होता है, फजर की नमाज से पहले। तो उससे लेके जो इफ्तारी के दरमियान जो टाइम है 12, 13, 14 घंटे भी हो सकता है, हर डिपेंड करता है किस इलाके में कोई रह रहा है। तो उसमें क्या है कि और किस तरह का मौसम है, इसमें भी फिर भी इसके दौरान जो है सबसे एक तो हमें डाइट बंद है, सॉलिड फूड नहीं ले रहा है। दूसरा जो है वो पानी भी नहीं पी रहा है। तो डेफ़िनेटली अगर वो उसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए एहतियातन ये है कि इंसान जो है वो एक सहरी का जो टाइम है, उस टाइम भी वो पानी का इस्तेमाल कर सकता है और उसे करना भी चाहिए। आप ये कह सकते हैं 2 या 3 गिलास अगर वो उस टाइम पानी पीता है और एकदम नहीं, वक़्फ़े के साथ यानी लेके, तो सहरी के टाइम जो भी वो लेता है और उसके बाद जो इफ्तारी का टाइम है, उस टाइम भी वो पानी जो है वो 2 गिलास पानी या थोड़ा शुरू में उसे थोड़ा ही लेना चाहिए। लेकिन बाद में चूँकि इफ्तार के बाद काफ़ी टाइम होता है, उसके बाद कोई पाबंदी नहीं है पानी की, तो वो पानी आहिस्ता-आहिस्ता उसको लेते रहना चाहिए। कम से कम इस तरह से डिवाइड करना चाहिए कि सहरी और उसके दरमियान 10 गिलास से ज़्यादा, यानी कम वैसे तो 2 लीटर लेना चाहिए, लेकिन 10 गिलास 2 ढाई लीटर पानी लेना चाहिए। अब उसका ये है कि अब सहरी से और इफ्तारी के टाइम तो लेना नहीं है बीच में, तो किस तरह से किया जाए कि एक तो सहरी में 2 गिलास ले लिए और इफ्तारी के बाद तो वो ले सकता है। इफ्तारी से लेके सहर तक एक टाइम होता है, जो कि समझ लीजिए जैसे इफ्तारी की उसके बाद सुबह तक टाइम होता है। तो रात के जितने भी औकात है जो उसके है, तो उसमें वक़्फ़े-वक़्फ़े में जब भी उसको लगता है टाइम, तो वो पानी का इस्तेमाल करता है जिससे डिहाइड्रेशन नहीं होगी। तो ये एक तरीका है। जैसे आपने बताया कि एक तो पानी का मैंने बताया, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब सहरी का टाइम है, उस टाइम या इफ्तारी के टाइम खुसूसी तौर पर इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि हमें ऐसी डाइट ना लें कि जिससे हमें ये जो फास्टिंग है, जो जो रोज़ा है, उसमें हमें उसके बुरे असरात हों उस डाइट के। जैसे हम ये कह सकते हैं कि सुबह के टाइम इंसान जो है, ये ग्रेन्स जो हैं हमारे, मतलब रोटी ले सकता है, यानी जो अवॉइड वाली है कि फ्राइड चीज़ें,
ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा मतलब शुगरी, फ्राइड, रिफाइंड चीज़ें ये अवॉइड करनी चाहिए। आप चपाती ले सकते हो होल व्हीट की जो बनी होती है, या चावल भी ले सकते हो, ये या फ्रूट भी ले सकते हो, दही ले सकते हो। तो इस तरह से ये सहरी के टाइम, इफ्तारी के टाइम भी अक्सर ये भी देखा जाता है कि इंसान चूँकि पूरे दिन से भूखा है, तो वो उस टाइम फ्राइड चीज़ें बनाएँगे, ये ऐसी तली हुई ज़्यादा मतलब शुगरी वाली चीज़ें, जो शुगर वाली चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें जैसे इफ्तार का टाइम है, तो उस टाइम जैसे ये सुन्नत भी है कि खजूर के साथ हमें इफ्तार करना चाहिए, डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए। उसका भी कुछ रीज़न होता है कि अगर इंसान जो है वो 2 या 3 खजूरें या 3-4 खजूरें वो ले, 1 कप पानी के साथ उसको इफ्तार करे। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो पानी की अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकता है। ऑयली, फ्राइड, शुगर वाली चीज़ें, जो रिफाइंड चीज़ें, इनको अवॉइड करना चाहिए। आप चावल ले सकते हो, चपाती ले सकते हो, वेजिटेबल ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो। ये ज़्यादा फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें। ग्रिल वाली चीज़ें जो है वो चीज़ें ले सकते हो। इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो फ्रूट की क्या कोई मिकदार होती है? देखिए फ्रूट की भी डेफ़िनेटली आपने बड़ी अच्छा सवाल है। रोज़ा के मकसद 2 हैं। एक तो आपकी जिस्मानी अपनी सेहत के लिए आप तैयार करते हो अपने आप को, और दूसरा मॉरल ग्राउंड पर भी आप अपने आप को पाक व साफ रखते हो, अपनी थिंकिंग को, सोच को भी बदलते हो। लेकिन जो सेहत के एतबार से मैं ये कहूँगा कि अगर आप उस टाइम इस तरह का खाना लें, जैसे मैंने बताया आपको, कि जिससे आपको ओवरबर्डन हो जाओगे, आपको उसके पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स आने की बजाय नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि आपका जो आप एक शुगर की लेवल थी आपकी, जो एक डायबिटिक पेशेंट है या नहीं भी है, उसका शुगर भी थोड़ा-सा कंट्रोल होने लगता है, अगर वो सही तरीके से डाइट का इस्तेमाल करता है। या हार्ट का पेशेंट है, जिसको डेफ़िनेटली हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, फैट की प्रॉब्लम होती है। अगर आप फैटी फ्राइड चीज़ें उस टाइम ज़्यादा मिक़दार में लेंगे, तो वो आपको सारा जो पॉज़िटिव में जा रहा होता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज़्म, वो नेगेटिव में चला जाता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पेशेंट की बात की, तो काफ़ी लोग हमने देखे कुछ डायबिटीज़ की बीमारी में मुब्तला हैं, यानी कि शुगर की बीमारी में मुब्तला हैं, उसी के साथ कुछ हामला ख़वातीन भी होती हैं, तो उन्हें जो है वो अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी मेडिसिन्स की और ख़ास करके उनकी जो खुराक है उसकी, तो क्योंकि अब यहाँ पे सहरी से लेके अफ़्तारी तक जो है पूरा दिन भूखा-प्यासा रहना पड़ता है, तो उन पे कितने असरात होते हैं? जी, देखिए ऐसे तो मज़हबी एतबार से भी कोई इतनी ज़्यादा बंदिश नहीं है जी। कि जो कोई ऐसा इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो, या जैसे आपने बोला कोई एक हामिला औरत है, या कोई दूध पिलाने वाली औरत है, या कोई शुगर का मरीज़ है, या हार्ट का मरीज़ है, अगर उसकी बीमारी की नोयत ऐसी है कि उसको रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो वो इस रोज़े से एग्ज़ेम्प्ट भी है। वो नहीं भी रखे तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एक कंट्रोल्ड शुगर है, या एक डायबिटिक बीपी का पेशेंट है, जिसका कंट्रोल ब्लड प्रेशर है, टेबलेट लेके उसका, वो रख भी सकता है, एहतियात के तौर पे रखनी पड़ेगी। उसको अपने सिम्पटम्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं मैं अपने जिस्म को वो ना करूँ, अज़ियत देने ना दूँ, अपनी दवाई टाइम पर ले। और जैसे आपने बीपी का पेशेंट होगा, उसने अपनी दवाई लेनी है, बीपी को चेकअप वो करवाता है, कंट्रोल में है, तो उससे उसको कोई रोज़े का मुज़र इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, बल्कि कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज़्म है, वो फैट को डाइजेस्ट करेगा, उसके फैट जो अंदर बॉडी में है वो कम होगा, जिसकी वजह से उसकी जो हार्ट की जो स्टेटस है वो बेटर होगा। हाँ, एक कोई बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है, रेगुलर मेडिसिन ले रहा है, तो उसको तो अवॉइड भी करना चाहिए। दूसरी तरफ आपने कहा कि प्रेग्नेंट हालाँकि ये देखा गया है कि प्रेग्नेंट लेडी भी रोज़ा रख भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो एनीमिक है, यूजुअली हमारे एरिया में बहुत सी औरतें जो हैं, उनकी बच्चे ज़्यादा होते हैं। मतलब इतना नहीं, और बच्चों में स्पेसिंग भी नहीं होती। जल्दी मतलब बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक बच्चे के बाद दूसरी भी ठहर जाता है, ज़्यादा तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है, वो अगर कमज़ोर हैं, तो उससे इफ़ेक्ट हो सकता है, उसकी सेहत पर भी और बच्चे की भी। लेकिन एक हेल्दी फीमेल है,
जो जिसको कोई एनीमिक भी नहीं है और हेल्दी है, तो वो रोज़ा रख भी सकती है, बच्चे की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये मैं अपने सुनने वालों को यही कहूँगा कि ये माह रमज़ान का महीना है, इसमें आप अपनी सेहत के लिए जो हम डाइट को छोड़ते हैं, पानी को छोड़ते हैं, एक ख़ास वक़्त के लिए, और साथ में हम दूसरे चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं कि हम अच्छी सोच रखें, अच्छे अखलाक पैदा करें, वो भी एक अहम हिस्सा है। तो इससे ओवरऑल तैयारी होती है हमारे आने वाले वक़्त की। तो सेहत के एतबार से मैं ये कहूँगा कि एक हेल्दी डाइट लीजिए। क्या होता है कि रमज़ान के दौरान हमारे जो इसके इफ़ेक्ट्स, पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये है कि ये हमारे सारे बॉडी के सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। एक रेस्ट मिलती है ऑर्गन्स को, दूसरा हमारे जो अंदर टॉक्सिन्स हैं, जो बने होते हैं, वो सारे अंदर से बाहर खराज हो जाते हैं, उनकी कमी होती है। हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बॉडी में जो बढ़ा होता है, वो वो भी कम होता है, और हमारी जो शुगर लेवल जो बढ़ रही होती है वो भी नॉर्मलाइज होती है। इसके अलावा हमारा वेट कम होता है, लेकिन उसको क्या है कि जब वेट कम होगा इस दौरान, मगर अगर हम अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं रखें तो हमारा वेट गेन हो जाएगा। अगर हम इफ्तार के टाइम अपने आप को ऐसा खाना खाएंगे जैसे मैंने बताया, ऑयली, फ्राइड, बहुत ज्यादा शुगर वाला, तो हमें फायदा होने की बजाय जो हमें रोजे का फायदा हो रहा है, हम उसका नुकसान उठा लेंगे, उससे हमारा वेट गेन हो जाएगा। और ऐसा भी है कि रमज़ान के महीने इंसान जो है बिल्कुल 30 रोज़े या जितने भी रोज़े 29 या 30 होंगे ईद तक, तो वो अपनी बॉडी को एक हेल्दी महसूस करता है लास्ट के दिन। लेकिन उसके बाद भी उसको मेंटेन रखना है इसी चीज़ को, कि मैं आगे भी उन चीज़ों को अवॉइड करूँगा कि जिसकी वज़ह से सेहत को बुरे असरात मिलते हैं। उससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में अगला पूरा साल वो जो है एक हेल्दी, एक सेहतमंद रहेगा। मैं यही कहूँगा कि अपनी डाइट का बहुत ख़्याल रखें, और पानी का जो हाइड्रेशन का है, उसका भी ऐसा कोई मसला नहीं है। इफ्तारी और सहरी के बीच में जो पीरियड है, हम उसी टाइम पानी को बंद करते हैं। वो लेकिन उसके बीच का जो टाइम है, जैसे इफ्तार के टाइम, सहरी के टाइम भी पानी पीते हैं, इफ्तार और सहरी के बीच में भी टाइम होता है। हम उस पानी को जो है, वो कमी जो हो रही है, उसमें ले लें, ताकि हमारी डिहाइड्रेशन ना हो। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे देखने वाले जो नाज़रीन है उन तक खसूसी जो पैगाम दिए, इसके बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद परवेज, सर्जन स्पेशलिस्ट, जिन्होंने तफसीलन ये बताया कि रोजे की क्या अहमियत है। रोजा रखने से जहां हमें इस्लाम के दायरे में रहकर, यानी कि रोजा रखने के बाद जिस तरीके से हमें शरई अहकामात के मुताबिक एहतियाती तदाबीर पर अमल आवरी करनी, यानी कि इबादत के साथ साथ हमें अपनी हर एक नफ्स को जो है, हमने अपने नफ्स को भी देखना है कि हमारे नफ्स से भी कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए कि जिसकी वजह से रोजा टूट जाए। यकीन इसी तर्ज पर इन्होंने बताया कि जहाँ पे रोजा शरई अहकामात के मुताबिक हमें उस पे अमल आवरी करनी है, उसी के साथ साथ सेहत के एतबार से भी रोजे की जो एहतियाती तदाबीर है उन पर अमल आवरी करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से तफसीलन इन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें जो है रोजा रखना है, क्या क्या हमारा खाना पीना होना चाहिए, किन किन चीजों से हमें परहेज करनी है, और सब चीजों की जानकारी आप तक तफसीली तौर पर इन्होंने पहुंचाई। उम्मीद रखेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जो देखने वाले नाज़रीन हैं वो इन चीजों पर जरूर एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाएंगे। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। माह सियाम का मुतबरक महीना चल रहा है। वही अगर हम रोज़े की बात करेंगे तो हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बीमारदारी में मुबतला है, और उस हवाले से हम आज डॉक्टर तौसीफ से जानेंगे कि वो शख्स कैसे रोज़ा रख सकता है या अपने सेहत का कैसे ख्याल रख सकता है जो बीमार है, या हम यूं कह सकते हैं कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस हवाले से भी कि वो किस तरह एहतियात करे, रोज़े किस तरह रखे और अपने बच्चे की देखभाल किस तरह करे। डॉक्टर तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए कि अगर हम माह सियाम की बात करेंगे, मुतबरक महीना चल रहा है, रोज़ा भी रखना फ़र्ज़ है, मगर यहाँ अगर बीमारों की बात करेंगे है तो किस तरह वो रोज़ा रख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے شکریہ آپ نے مجھے منصف ٹی وی پہ لایا یہاں تاکہ ہم لوگوں میں اویئرنیس کریں. مین امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں میں رمضان کا مہینہ جو بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اسی میں یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تھا. اور دوسرا یہ جو ہے کہ یہ ہمارے اس پہ جو ہے کیوں نافذ ہوا ہمارے اوپر. قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تاکہ تم لعلکم تتقون, تم تقوی والے بنو. اور دوسرا کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے دوسرا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر ہم روزے بڑے احتساب اور ایمان اور احتساب, جو حدیث کی ورڈ آ رہے ہیں کہ ایمان سے اور اس نیت سے کہ ثواب کی نیت سے ملے ہم کو, تو اس کے جو پورے پاسٹ سنز معاف ہوتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں, معاف کیے جاتے ہیں. اور دوسرا کہ اس میں لیلۃ القدر ہے. اور دوسرا جو ہے اس میں شیاطین کو بند کیا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں, جو یہ حدیثیں صحیح حدیث مروی ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں نے رمضان میں کہا کہ میں اس میں بارے میں کہوں لوگوں سے انشاءاللہ. اور اس میں جو ہے یہ بابرکت مہینہ کی ہر چیز کے لیے ثواب ہی ثواب ہے اس میں. تو دوسرا آپ کا سوال تھا میڈیکلی, جو آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میڈیکلی جو ہے اگر آپ کہتے ہیں جو پہلے ڈائبٹکس ہوتے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ پہلے ہمارے جو ماشاءاللہ ہسپتال میں ڈاکٹر سے رجوع کریں, آئے یہاں ہمارے پاس, ہم ان کا ایسیس کریں گے پہلے, اس کے بعد ہم ان کو بتائیں گے کیا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. اگر مثال کے طور پہ کوئی انسولین پہ ہے تو اس کو ضروری ہم کو بتانا ہے کہ انسولین کتنا کرے کیا نہ کرے, اور اگر آپ کو یہ اکارڈنگ ٹو ہز لیولز کہ کتنا انسولین کرتا ہے وہ, تو اس کے لیے ہمارے پاس ان کو آنا ہوگا. اینڈ اس کے بعد ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. بیکاز اس کے ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ بہت ٹائم تک سرود فاقہ یعنی بہت ٹائم تک اگر اس نے روزہ رکھا کنٹینیو رکھا تو وہ ہائپوگلائسیمیا میں چلا جائے گا اینڈ اٹ لیڈس ٹو اے ویری سیریس کمپلیکیشن. وہ کوما میں جا سکتا ہے, ڈائبٹک میں کوما میں جا سکتا ہے, اور اس سے بہت پرابلمس ہو سکتی ہے اس کو. تو ہی ہیز ٹو کم ٹو اس تاکہ ہم اس کو جو ہے پراپرلی اسیس کریں. دوسرا رہا پریگننٹ لیڈیز کا, وہ ان کو بھی ہمارے ڈاکٹر کے پاس آنا ضروری ہے, گائنیکولوجسٹ ان کے پاس آنا ضروری ہے, اور ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے. بیکاز اگر وہ رکھیں گے بچے پہ اثر نہ پڑے, اس کے صحت پہ اثر نہ پڑے. بیکاز ہمارا دین جو ہے یہ رحمت کا دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہ دین آیا یہ ایک رحمت بن کے آیا آدمی کے لیے. تو ان کے لیے ہم گائیڈ لائنس بتائیں گے کہ ہم کیسے ان کو بولے کہ روزہ نہ رکھیں آپ. وہ بعد میں رکھ سکتے ہیں جب وہ آفٹر بچے کو ڈیلیور کریں اپنا, اس کے بعد وہ اپنا جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر یہ مسئلہ ہے کہ ان کو دودھ پلانے کا مسئلہ جیسے کہہ رہے ہیں, ان کو بھی اگر ان کو صحت کو لگ رہا ہے کہ مشکل ہے رکھنا, وہ نہیں رکھ سکتے. اس کے بدلے وہ روزہ بعد میں رکھ سکتے ہیں جب وہ ٹھیک رہے, مگر قبل کی اس رمضان مطلب نیکسٹ رمضان سے پہلے. ایسا نہیں کہ وہ رمضان چلا گیا. تو ان کو ضروری ہے ہمارے پاس ایسیس کرنے آنا, اور ہم اس کے بعد ہی ان کو بتا سکتے ہیں کہ ان کا کیا ہم کریں. اگر ہم دیکھیے ماہ رمضان میں انسان جو ہے کھانے پینے پہ زیادہ دھیان دیتا ہے, یا اس طرح کے کھانے کھاتا ہے کہ مطلب یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے دن میں کچھ نہیں کھایا, افطاری کی ٹائم زیادہ کھاتا ہے. تو ہمیں کھانے پینے کی چیزوں پہ دھیان دینا ہے, اور کس طرح کے کھانے آج کے ان روزوں کے ایام میں ہمیں جو ہے کھانا ہے, کس طرح کا خیال رکھنا ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دن بھر انسان بھوکا روزے سے رہتا ہے تو شام کو سموکنگ کرتا ہے, کتنا افیکٹ رہتا ہے یہ سموک کرنا شام کی افطاری کے بعد؟ سوال تو ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ, اور ہم اس میں بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں کہ جسٹ ہم مطلب صبح سے لے کے شام تک اختیاری میں رہے, اینڈ اختیار کا ٹائم آ گیا اینڈ جسٹ اس پہ اٹیک ہلا بول جیسے کہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے, ہلا بول نہیں کرنا ہے. سب سے پہلے جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, جسے ہم کہتے ہیں کھجور کھائیں ہیں آپ, اور کھجور نہ ملے تو سوکھا کھجور ڈرائی ڈیٹس, اگر نہ تو پانی سے کریں, اور کم اعتدال میں کھانا ہے پہلے. یہ نہیں کہ بس سامنے آ گیا ٹھنڈا بھی گرم بھی, یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں. سب سے پہلے یہ انٹرولز میں کھانے ہیں چیزیں. پہلے جیسے آپ نے کھا لیا, آپ نے اختیاری توڑ دی کھجور کے ساتھ, پھر تھوڑا پانی پیا یا دودھ پیا, اس کے بعد تھوڑا سا میوہ کھایا بس. اس کے بعد جو ہے گرم ٹھنڈا نہیں کرنا ہے. مطلب کبھی کیا کرتے ہیں سموسا بھی کھاتے گرم ہے, اتیچو ٹھنڈا یہ ہے, پانی ٹھنڈا, جوس ٹھنڈا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. انٹرولز میں کھانا, تھوڑا سا کھا لیا, نماز پڑھا, اس کے بعد پھر سے واپس آ کے تھوڑا انٹرولز میں کھا لیا. سو مین چیز ہے کہ انٹرولز میں کھایا جائے, یہ ایک دم نہیں کھا رہا ہے. بیکاز جب ہمارا سٹارٹ کرتا ہے, ہمارا میادہ فاقے میں ہوتا ہے, باڈی ایسا فاقے اتنے میں, یہ جو ہی کچھ کھانا لقمہ باڈی میں پہنچتا ہے, جیسے کھجور پہنچ گیا, باڈی اسٹارٹس ٹو ورک ناؤ, یہ آہستہ آہستہ باڈی کام اسٹارٹ کرنے لگتا ہے. تو اس میں اگر یکدم کی باڈی میں جلدی میں آ گیا کچھ کو, یہ مشکل ہو جاتا ہے باڈی کے لیے کام کرنا. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں تھوڑی دیر کے بعد پیٹ درد شروع, میادے میں درد شروع, اینڈ اس کو جو ہے بعد میں یہاں کی کیجولٹی میں آنا پڑتا ہے کہ یار مجھے جو ہے
APD मतलब जिसे कहते हैं एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर हो गया, मुझे उल्टियाँ आ रही है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है जिससे जो इनको है मैदा खराब हो। एतदाल करनी है और इसमें जो है आदमी के लिए ठीक है, सब कुछ उसके सेहत के लिए मुफीद है ताकि उसकी सेहत खराब ना हो। तो रहा दूसरा, माशाल्लाह आपने सवाल अच्छा कहा स्मोकिंग का। स्मोकिंग तो सबसे पहले हम दीन के कहेंगे कि ये हराम है, ये स्मोकिंग नहीं करना है। इसको आफ्टर इफ्तियारी के बाद भी आधे क्या करते हैं बदकिस्मती से, इट इज सॉरी टू से, इफ्तियारी इसी से कर लेते हैं। ये नहीं करना, ये तो हराम है स्मोकिंग करना। और दूसरा हमारे मेडिकल में भी जो हम डॉक्टर्स माशाल्लाह है, हमने एक सेकंड में अक्सर पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि हमने एक सेकंड ईयर की किताब पढ़ी थी पैथोलॉजी की, उसमें हर्षमोह नाम है उसका, अगर आप उसका मुताला करेंगे, हमारा एक 5 मार्क का नोट आता था एग्जाम में, उसका नाम था ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा नथिंग बट लंग कैंसर। ये किससे होता है? द नंबर 1 कॉज फॉर इट इज सिगरेट स्मोकिंग। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मुंसिफ टीवी के माध्यम से कि लोगों को कि स्मोकिंग न करें। ये मेडिकली भी गलत है, इट लीड्स टू वेरियस कैंसर्स, लंग कैंसर, वेरियस कैंसर। और दूसरा जो है ये आपका दिन में भी हराम है, बिकॉज कुरान शरीफ ही कहता है हमारे को, इसकी एक आयत है, डोंट मेक योर, सूरह बकरा में, डोंट मेक योर ओन हैंड्स द कॉज ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन। अपने हाथों को मत बनाओ जरिया बर्बादी का, डोंट मेक योर ओन हैंड्स। तो इसीलिए जो है हमको ये ख्याल रखना है कि स्मोकिंग ना करें और बाद में इसके असरात ना भुगते पेशेंट कि ये मेरे से क्या हो गया, आप जब ये इट इज टू लेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी अच्छा चांस है ये महीना हर चीज बुराइयों के लिए अच्छा चांस है दूर करने का, इंक्लूडिंग सिगरेट स्मोकिंग आल्सो। अगर आप कंटिन्यूअस फजर से लेके मगरिब तक कुछ भी नहीं खा रहे हैं, इमेजिन सिगरेट भी नहीं पी रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सिगरेट छोड़ सकते हैं माशाल्लाह। तो ये जो है ये तरबियती प्रोग्राम है रमजान हमारे लिए कि जिनकी भी कोताहियां हैं वो इसमें पूरा रेक्टिफाई करें और ये महीना, एक महीना अच्छा अपना ट्रेनिंग करके बाकी 11 महीने में लाएंगे, ना कि एक ही महीना सब कुछ ये हो गया और 11 महीने से छप छोड़ दिया। अगर हम अब दूसरी बात करेंगे कि जिस तरह से रोजे की हालत में होते हैं, पानी की कमी होती है जिस्म में, तो क्या एक शख्स किस तरह वो कमी पूरा कर सकता है? बहुत सारे मामलात होते हैं, सर दर्द होता है पानी की कमी से, तो किस तरह इस रोजदार को इन चीज़ों का ख्याल रखना है? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है इंशाल्लाह। एक चीज़ है कि सहरी के वक्त जो है खाने के साथ मिनिमम जो है वो 2 या 3 गिलास पिए एटलीस्ट पानी के, और बाद में जो है ऐसा स्ट्रेनस वर्क ना करे, जैसे जो है एक्सरसाइजेज करना या ज़्यादा मशक्क़त ना करना कि इसमें पसीना इतना आए कि वो बाद में जो है प्रॉब्लम में जाए कि उसकी सेहत ज़्यादा ख़राब हो। तो इसमें भी ख्याल रखना है। और बाद में इफ्तियारी के बाद, इफ्तियारी पानी, खजूर जिसे मैंने कहा, खजूर और कुछ मेवा और पानी या दूध पी लिया 1-2 गिलास इस तरह से, और बाद में नमाज ख़त्म करके मगरिब के बाद पानी स्टार्ट किया पीना। पहले 500 ml जैसे है मिनिमम, क्योंकि विंटर्स में मैं अक्सर पेशेंट्स को यहाँ कहता हूँ कि आपका टारगेट रहना चाहिए मिनिमम 2 लीटर्स विंटर में, मैक्सिमम मिनिमम आपको 1 लीटर जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि किडनियों को काम करना होता है। किडनी एक अल्लाह ताला ने एक बड़े नायाब ऑर्गन्स हमारे बॉडी में रखे हैं जो काम करते हैं फिल्ट्रेशन का, खून का फिल्टर होता है। तो अगर पानी कम हो जाएगा तो किडनीज पे बहुत असर पड़ेगा। तो हमको मिनिमम जो है 2 लीटर विंटर्स में रखने हैं पानी, और समर्स में मिनिमम 3 लीटर पीने हैं। तो मगरिब के बाद पानी ज़रूर पीजिए, कम ना कीजिए इंशाल्लाह। तो उसके बाद परवाह नहीं है कि पानी कितना पिएगा, तो थोड़ा इंटरवलों में उसमें भी 1 लीटर पिया, फिर 2 लीटर, फिर 3 लीटर अगर समर्स में हो। विंटर्स में 500 लीटर, 500 ml आधा लीटर करके पानी पिया। इशा के बाद भी, नमाज के बाद भी पड़ा पानी पिया, या उसके बाद भी जो है थोड़ा पानी का ऐसे रखना है मामूली। अगर हम देखेंगे हमारे नौजवान आज के दौर की बात करेंगे, सेहत का अच्छा ख्याल रखते हैं, जिम जाते हैं, तो आज के इस माह सियाम की बात करेंगे, किस तरह से वो अपना वर्कआउट करेंगे कि जिम जाने का वक्त क्या होगा, कितना मतलब टाइम उनको वहां से गुजारना है, उस हवाले से बताएं। हाँ, जिम का भी माशाल्लाह अच्छा सवाल है। हमारे नौजवानों को रखनी चाहिए बॉडी। हम सबको देखिए, हदीस भी है कि अल्लाह ताला को पसंद है जो स्ट्रॉन्ग बिलीवर है देन दे वीक बिलीवर। मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीवर ईमान में भी स्ट्रॉन्ग और बॉडी में भी स्ट्रॉन्ग। जाना चाहिए हमको, जिम जाना चाहिए अगर हम सबके इस्तात में है, बिकॉज अगर ये जिम जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बॉडी बनेगी, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनेगी तो ये अल्लाह का अच्छा इबादत करेगा। इमेजिन है स्ट्रॉन्ग बिलीवर फजर पे उठ रहा है, वो कहता है कि मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, ये करूंगा, तो बॉडी अच्छी रहनी चाहिए इंशाल्लाह, बनिस्बत कि कमज़ोर बिलीवर जिसका ईमान भी कमज़ोर हो उतना और उसकी बॉडी भी कमज़ोर हो। तो मेन है कि जो है बॉडी बनाए, मगर अल्लाह के लिए बनाए, नियत ये रखे कि मैं खालिस अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अगर ये अल्लाह के लिए करेगा तो हर एक इसका डंबल उठाना, इसका एक पुशअप करना सवाब का बाइस बनेगा इंशाल्लाह। इमेजिन कितना माशाल्लाह हमारे दिन में कितना हमारी रियायत है, मतलब कितना अच्छा हमारा दीन है, क्योंकि हदीस ही है इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक्शंस आर बट बाय इंटेंशंस। तो दूसरा ये है कि इनका जो अगर जिम करना हो दिन में ना करें, मैक्सिमम चीज़ अच्छा है कि परहेज करें इस चीज़ से, बिकॉज स्ट्रेनस एक्सरसाइज हुआ तो यहाँ से आपका ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाएगा, आप हाइपोग्लाइसेमिया का शिकार हो सकते हैं। बेटर है कि इसको जो है इफ्तियारी के बाद
थोड़ा सा खाना खाया, 6 से 7 जो मिसाल के तौर पर मगरिब इशा टाइम है, उसमें अगर टाइम मिल पा रहा है आधा घंटा करें इसमें, या अगर इसको जो है इशा के बाद तरावी पढ़ के बाद करें इसमें इंशाल्लाह, आधा घंटा घंटा रखें इसके बाद, ये बेनिफिशियल टाइम्स है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ये बेस्ट टाइम्स है इनका करने का। दौड़ भी नहीं लगा सकता है ज्यादा इस तरह से। हाँ हाँ, दौड़ भी मत लगाए, दौड़ भी वैसे एक्सरसाइज ना करें जैसे मैराथन है, ये तो इससे तो बॉडी को, ऑब्वियसली बॉडी का जो फैट होता है ये यूटिलाइज हो जा रहा है आपके, आप दौड़ रहे हैं, आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी बची हुई है ये यूज हो रहा है इसी के पर्पज में। तो जब ये खत्म हो गया तो लायबल है आदमी की उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, तो वो जो है अल्लाह ना करे हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। अगर हम देखें आखिर में कुछ 2 सवाल आपसे पूछेंगे। आज के माह सियाम की बात करेंगे, मौसम जो है अब चेंज हो रहा है, गर्म मौसम देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल सर दर्द देखने को मिल रहा है कई लोगों में। हमने ये सुना है कि शाम के वक्त ये शिकायत रहती है कि सर दर्द है इफ्तारी के बाद, तो सारे लोग जो है पैरास्टामोल या बाकी जो ऐसे दवाई हैं वो खाते हैं, तो किस तरह उनको ये इन चीज़ों से रुकना चाहिए कि मेडिसिन के बगैर कोशिश करें कि ये सर दर्द जो है दूर हो जाए? बेहतर है कि अगर सर दर्द किसी को हुआ, खुद मेडिकेशन ना करें। मैं अक्सर यहाँ कहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और इस मुंसिफ टीवी के माध्यम से मैं ज़रूर बताऊंगा कि हमारे बदकिस्मती से अक्सर लोग जो हैं वो जाते हैं उनके पास जिनको मेडिकल डिग्रीज नहीं होती हैं, या क्वैक्स के पास जाते हैं, या वो जैसे हमारे ज़बान में कंपाउंडर्स के पास जाते हैं, एंड दे गिव हिम सम मेडिकेशन जो उनके लिए साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है उससे। अगर आपको एक्सेसिव काफ़ी सर दर्द हो रहा है, बेटर टू कम टू आवर हॉस्पिटल, और जो भी आपका नज़दीकी हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर आपको बताएगा कि क्या करना है। डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आप दवा अवॉइड करें या खाएं, तो उसके बगैर ना करें, खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आपको लग रहा है ऐसी चीज़ें तो बेहतर है कि ऐसा खुद मेडिकेशन ना करें। आखिरी सवाल रहेगा, कई लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, क्या माह रमज़ान उसके लिए एक मुफीद ऐसा महीना है कि इस ऑलरेडी इंसान रोजे में होता है और इसमें वजन वो अपना कम कर सकता है? बहुत 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 अच्छा सवाल, आराम से कर सकता है इस महीने में। इस महीने में बहुत अच्छा चांस है उसका रोजरी में कम करने के, बिकॉज डाइटरी हैबिट्स जो हैं काफ़ी चेंज हो जाती हैं, इतने कम खाते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें शुगर आइटम्स भी कम हो जाते हैं, चाय कम हो जाती है, इसमें शुगर काफ़ी रहता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ, अगेन मैं आप लोगों से इल्तिमास करता हूँ कि जो है शुगर आइटम्स बंद करें, जो एक्सेसिव शुगर जो आउटसाइड होता है चाय में। अगर आप चाय पीना चाहते हैं, बेहतर है कि ना पिए इस महीने। अगर पीना भी चाहें तो कॉफ़ी पिए, मैं कॉफ़ी रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज कॉफ़ी के काफ़ी पाए गए हैं कि ये लिवर के लिए भी अच्छा है। ब्लैक कॉफ़ी जो होती है, अगर वो पिए तो लिवर के लिए, फैटी लिवर के लिए भी अच्छा है, और वजन उतारने के लिए भी बहुत अच्छा ये महीना है, क्योंकि इसमें हम खाते काफ़ी कम है, डाइटरी थिंग्स काफ़ी कम हो जाती हैं। अगर आप देखेंगे आउटसाइड रमज़ान, उसमें जो है काफ़ी लोग जो है खाते रहते हैं, कभी 12 बजे कोई जंक फूड, कभी दूसरा आइटम, कभी ये फूड। तो इसमें जो है आराम से ये मैनेज कर सकते हैं। और बाद में अगर उसके बाद भी ये चाहे थोड़ा सा आधा घंटा एक्सरसाइज भी करें, हाफ एन आवर एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड फॉर एवरी पर्सन इन दिस कश्मीर एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग मी आल्सो। हम सब के लिए चाहिए कि हम आधा घंटा एक्सरसाइज, अगर शाम को खाने के बाद, मेन जो है जैसे मगरिब टाइम के बाद जो है खाना खा लेते हैं हम, उसके बाद हम उतना चलते नहीं है, अगर आधा घंटा उसके बाद चला जाए ये भी अच्छा है हमारे वेट उतारने के लिए। और बाकी रोजेदार में बहुत अच्छा चांस है वेट उतारने का, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर तौसीफ हमारे साथ मौजूद थे कि इन्होंने बताया कि माह सियाम में हम किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रखें, चाहे हम सर दर्द की बात करेंगे, पानी की कमी जो जिस्म में होती है उसकी बात करेंगे, या हम उस चीज़ की बात करेंगे जो हमारे नौजवान आजकल अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, जिम जाते हैं, या हम बाकी मामला जो देखते हैं उनके हवाले से भी उन्होंने बात की। तो फिलहाल आप मुंसिफ टीवी देख रहे हैं, जिला बडगाम के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मैं उबैद मेहदी। आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान में रोज़ा और इंसानी सेहत के ख्याल पर। जम्मू कश्मीर से हमारे नुमाइंदों ने डॉक्टर्स से रमज़ान और सेहत को लेकर बात की। इस मौजू पर मज़ीद और क्या कुछ सीखने और समझने को मिलता है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुंसिफ टीवी के इस खास निशस्त फ़ज़ाइल रमज़ान में एक बार फिर आपका खैर मक़दम करते हैं। रमज़ान मुबारक न सिर्फ हमें रूहानी तौर जो है अहमियत बख्शता है, बल्कि जिस्मानी तौर भी ऐसे फ़वाइदे जो है जिनका शुमार करना शायद इंसानी जहन से बालातर है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ शरीकी गुफ्तगू है डॉक्टर आबिद साहब। डॉक्टर साहब, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा चल रहा है और देखा जा रहा है कि इसमें आम फहम ये बात होती है कि जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद है उन्हें कहा जाता है कि आप रोजे ना रखें, तो आप किस नज़र से देखते हैं इसे? नहीं, बिल्कुल। रोज़ा जो है जैसे आपने बोला अभी कि एक तो इसमें वो पाक महीना होता है हर किसी मुसलमान के लिए,
पूरी दुनिया में। तो इसके जो स्पिरिचुअल बेनिफिट इसके जो तो है ही, और ये हमारे इस्लाम का इम्पोर्टेंट एक रकुन है, तो इसलिए हम सब पे फर्ज है। तो उसके बावजूद जो हेल्थ बेनिफिट जो हम बोलेंगे हेल्थ के हिसाब से वो बहुत सारे हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, कोई डायबिटीज का पेशेंट होता है, मरीज होता है, या शुगर का, या कोई हाइपरटेंशन का मरीज होता है, तो अक्सर उनको डॉक्टर साहिबान कुछ बोलते हैं कि नहीं, आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल बात ये दुरुस्त है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको एडवांस डिजीजेस है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, या किसी का शुगर है तो वो कंट्रोल में नहीं रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, या कोई ऐसा बंदा है जिसका शुगर अक्सर कम होता है, तो वो कुछ पेशेंट्स है जिनको हम मना करते हैं, जो ये मंथली रोजा है उससे मना करते हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे, ओवरऑल दुनिया में हम देखेंगे, अब जो ट्रेंड हो गई है, तो अब जो मेडिकेशंस आ गई है उनमें भी अब चेंजेस आ गई है। तो अब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, मरीज चाहे वो डायबिटीज के हो या हाइपरटेंशन के हो, तो उनको हम बोलते हैं कि वो आराम से ये रोजा रख सकते हैं विदाउट एनी जो है ना कुछ उसके नुकसानात जो है तो वो नहीं हो सकते हैं, अगर वो अपनी दवाई और अपना प्रॉपर जो डाइट है उसको बैलेंस करके रहें, तो हम बिल्कुल वो अपना रोजा रख सकते हैं। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। डॉक्टर साहब, आपने डाइट की बात की है, तो किस तरह का डाइट एक बीमार को मुंतखब करना चाहिए सहरी के वक्त, ताकि वो दिन भर जो है एनर्जेटिक रहे? हाँ, एक्चुअली अगर मैं अपनी स्पेशलिटी की बात करूं, जैसे हम डायबिटीज पेशेंट्स हमारे पास यूजुअली आते हैं, तो उनको हम अक्सर ये बोलते हैं कि लो कार्ब डाइट, जो कि शुगर के लिए मुफीद नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उनको हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, वो भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जैसे दाल है, या वो कुछ लीन मीट ले सकते हैं। तो उसके अलावा जैसे एग है, एग बहुत अच्छी चीज है, अच्छा प्रोटीन है। तो उसके साथ साथ वो कुछ सब्जियां भी ले सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, ताकि ऐसी चीजें हैं कि प्रोटीन कंटेंट, मतलब जो हम कोई भी डाइट हो उसमें प्रोटीन कंटेंट ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे मैदे से खत्म हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर भूख भी जल्दी लगती है, तो मुश्किल हो जाता है फिर उनको डायबिटीज में रोजा रखना। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मतलब अहम है कि वो प्रोटीन कंटेंट अपने डाइट में बढ़ाए, ताकि जो प्रोटीन का कंजप्शन जो होता है, यूजुअली ये स्टोमक में भी इसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, तो उसमें वो जिसको हम बोलते हैं सीरी कश्मीरी में, कि सीरी रहती है बहुत देर तक, तो वो फायदे हैं हाई प्रोटीन डाइट के। और उसके साथ नट्स है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, वो भी ले सकते हैं, ताकि जो एब्जॉर्प्शन टाइम है कार्बोहाइड्रेट का जो भी हम खाते हैं उसके साथ, तो वो कम हो जाए। देखा जाता है कि एक्सरसाइज की अपनी अहमियत है, तो इस तरह के मरीज जो है उनके लिए कौन सा टाइम बेहतर रहता है कि वो एक्सरसाइज करे? देखो, अब कोई पेशेंट है जो ऑलरेडी डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, तो अब एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है एक्सरसाइज। अब हम जैसे हैं वाइगरस एक्सरसाइज बोलते हैं 30 मिनट पर डे, तो वो तो पॉसिबल नहीं होता है रमजान के मुबारक महीने में। बट हाँ, तो एक मॉडरेट टू लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज हम उनको बोल सकते हैं, स्पेशली आफ्टर इफ्तार टाइम हम बोल सकते हैं, या वो सहरी के बाद भी नमाज पढ़ के थोड़ा सा 10 से 15 मिनट एक शॉर्ट वो एक ना उसको बोलते हैं हम शॉर्ट एक्सरसाइज हम वो ले सकते हैं। तो उसमें भी बहुत जरूरी है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, बिफोर एक्सरसाइज अगर उसको एक्सरसाइज करनी भी है तो उससे पहले वो एक ब्लड शुगर अपना चेक करे, क्योंकि बाहर ऐसा होता है कि एक्सरसाइज के बाद शुगर लेवल अचानक कम हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको फिर रोजा तोड़ना पड़ता है। तो बेटर है कि उससे पहले एक बार आप अपना शुगर चेक करें। शुगर के मरीज में एक के स्टेज के हिसाब से, तो कौन सा स्टेज ऐसा है जहां पर एक मरीज को चाहिए कि वो रोजा ना रखे या फिर एहतियात करे? बिल्कुल हाँ, ऐसे पेशेंट देखो हमारे पास एक पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज बहुत तरह की होती है, टाइप 2 डायबिटीज जो कॉमन आप देखते हैं सब लोगों में। एक और किस्म का शुगर है जो बच्चों में होता है, उसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। तो वैसे पेशेंट जिनको 2 से ज्यादा इंजेक्शन दिन में करने पड़ते हैं, तो यूजुअली हम उनको मना करते हैं मतलब रोजा रखने में, क्योंकि उनको दिन में भी इंजेक्शन करने पड़ते हैं और उनका जो शुगर लेवल है कभी बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे हालत में उनको डिफिकल्ट होता है कि रोजा रखना। एक तो वो पेशेंट है,
یا کوئی فیمیل پیشنٹ جو آلریڈی پریگننٹ ہے یا اس کو پریگننسی میں شوگر نکل گیا ہے تو ان کو بھی ہم اس سے اوائڈ ہی کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے. یا کوئی پیشنٹ جو ڈائبٹیک ہو اور جس کو کڈنی پرابلم ہو, ایڈوانسڈ کڈنی پرابلم ہو, یا کسی کو ہارٹ فیلئر کی ہسٹری ہو, یا کسی کو آنکھوں میں وہ ریٹنوپیتھی ہم بولتے ہیں ایڈوانسڈ ریٹنوپیتھی ہے, تو اگر ایسی چیزیں ہیں, یا کوئی پیشنٹ جو ڈائبٹیز ہے اس کو انفیکشن ہو گیا ہے, کسی کو ڈائبٹک فٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ملٹیپل دوائیاں کھانی پڑتی ہے اور شوگر کی لیول بھی کبھی کم کبھی بہت زیادہ رہتی ہے, تو ایسے پیشنٹس کو ہم یوزلی منع کرتے ہیں روزہ رکھنے سے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں جیسے شوگر وغیرہ کا پیشنٹ, عام زندگی میں بھی, عام روزے میں بھی, تو ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں, پانی کی قلت ہو جاتی ہے, تو اس ماہ رمضان میں ان کے لیے کیا ہدایت ہے, کس طرح انہیں ڈائٹ جو ہے بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے جسے پانی کی مقدار برقرار رہے؟ تو ایسے پیشنٹس کو چاہیے کہ اسپیشلی جو کہ 2 ہی ٹائم ہوتے ہیں جہاں پر انسان کھا سکتا ہے رمضان کے مہینے, باقی تو پورا دن ان کو فاسٹ رکھنا پڑتا ہے, تو جو 2 ٹائمز امپورٹنٹ ہے, ایک تو سحری کا ٹائم ہے اور دوسرا ہے افطاری کا ٹائم. تو کوشش کرنی چاہیے ایسے پیشنٹس کو جتنا ہو سکے جو ان کا فلوئڈ لیول ہے وہ بڑھانا ہے, اسپیشلی افطار کے ٹائم بھی اگر وہ باقی چیزیں کم کرے, فلوئڈ لیول بڑھائیں, یا فروٹس جو ہے جیسے کہ تربوز ہے, یا بٹ ان کو تھوڑا سا ریسٹرکٹڈ رہنا ہے اس حساب سے, کیونکہ وہاں سے شوگر بھی نہیں بڑھنا چاہیے. بٹ فلوئڈ انٹیک بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی سحری کے ٹائم اگر وہ پہلے اٹھتے ہیں نیند سے تو بیٹر ہے ان کے لیے 1 یا 2 گلاس وہ اس ٹائم پانی پی سکتے ہیں. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو اوور آل ڈے کا فاسٹ ہے تو اس میں بھی ان کو وہ جو خشکی ہوتی ہے یا ہونٹوں پہ خشکی, یا اکثر وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں پرابلم ہوتی ہے بیکاز آف پیاس لگنے کی وجہ سے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزہ کنٹینیو نہیں کر پائیں گے, تو اس میں بھی ان کو فائدہ ہوگا. تو فلوئڈ انٹیک 2 ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی سحری کے ٹائم اچھا خاصا فلوئڈ لیں اور افطاری کے ٹائم بھی ٹھیک ٹھاک فلوئڈ کنٹینٹ انکریز کرے اپنا. ایسے پیشنٹ جیسے مریض جو ہے شام کے وقت اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ معدے میں جو تیزاب جیسے جمع ہو گیا ہے یا پھر جلن ہو رہی ہے, یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو وہی میں بول رہا ہوں کہ ڈائٹ کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ اکثر آپ کا جو معدہ ہے وہ دن بھر بالکل خالی رہتا ہے, تو ایسے سیکریشن تو کنٹینیوسلی ہوتی رہتی ہے. تو ایسے پیشنٹس کو چاہیے ایسے وہ جو نان اسپائسی فوڈز ہے تو وہ زیادہ لیں, اسپائسز کوشش کرے جو کھانے میں جتنے بھی اسپائسز کم ہو وہ بالکل کم کرے, کیونکہ اسپائسز کی بڑھنے کی وجہ سے ایسے سیکریشن بھی زیادہ ہو جائے گی, پھر ان کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اور پھر ان کو باقی ڈفیکلٹیز بھی, اور پھر ان کو دوائیاں کھانی پڑتی ہے, یا کبھی کبھی تو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کو روزہ بھی توڑنا پڑتا ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ اچانک سے سر درد ہو جانا, چکر آ جانا کس وجہ سے ہو جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کیا اس طرح کے جو علامتیں ہیں, اس طرح کے مریض ہے, کیا ان کو روزہ رکھنا چاہیے؟ یہ اکثر دیکھا گیا ہے, جیسے ہم لوگ کامنلی جن کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, جن کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے, وہ اکثر کمپلین کرتے ہیں روزوں میں کہ ہمیں سر درد ہو گیا, جس کو ہم کہتے ہیں کیفین وڈراول. کیونکہ دن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چائے وائے تو بالکل نہیں پی سکتے, سب کچھ بند ہوتا ہے, کچھ نہیں کھانا ہے, تو یہ جو کیفین کا کنٹینٹ آپ کے باڈی میں اس ٹائم کم ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کو سر درد ہو جاتا ہے. تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. بس اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو اس کو چاہیے, اگر اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ سر درد ہو رہا ہے یا اس کو تھوڑا چکر آنے لگتے ہیں, تو اس کو اس ٹائم ایک شوگر کا ٹیسٹ کرانا چاہیے, تاکہ سیف زون میں رہے کہ کوئی شوگر کی علامت تو نہیں ہے, شوگر کم ہونے کی علامت تو نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوگر کم ہونے کی وجہ سے بھی سر درد ہو جاتا ہے, تو اس ٹائم چاہیے اگر بہت کم ہے تو ان کو یہ جو روزہ ہے توڑنا بھی سکتا ہے اس ٹائم. معدے کے مرض میں مبتلا افراد کون سے سٹیج پہ انہیں روزہ رکھنا چاہیے؟ ایک حد ہوتی ہے, عید کے بعد جو ہے انہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بالکل یہ بات صحیح ہے, کیونکہ عید کے بعد جیسے کہ پورے مہینے آپ کا جو سٹامک ہے وہ ایک کیپیسٹی اس کی ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو ٹائم میں پورے دن میں کچھ کھانا نہیں ہوتا ہے, تو ایک ہم بولیں گے کہ اس کی کیپیسٹی بھی کم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں ایسے پیشنٹس کو جن کو اکثر معدے کی تکلیف ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہی نان اسپائسی فوڈز وہ اوائڈ کریں بالکل. اور جب ماہ رمضان کا پاک مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو ان کو جب عید کے دن اسپیشلی بہت سارے پکوان بنتے ہیں گھر پہ, تو ان کو وہ ابرپٹلی ایسے کنٹینٹ بڑھانا نہیں چاہیے, چھوٹے چھوٹے کر کے, مطلب چھوٹا ڈائٹ, سمپل سا ڈائٹ لے کچھ دنوں تک, تاکہ اپنا جو سٹامک کی جو ایبلٹی ہے وہ پھر سے واپس آ جائے, اپنی جو اس کا ابزاربشن کنٹینٹ ہوتا ہے وہ پھر
इन महीनों में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि इस पूरी बॉडी का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। तो उनको चाहिए कि ईद के टाइम, ईद के जो 2-3 दिन होते हैं, तो उसमें कोशिश करें नॉन स्पाइसी फूड्स कोशिश करें, क्योंकि डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उस दिन घर पे बहुत पकवान भी बनते हैं। तो छोटे छोटे कंटेंट्स में ले ले वो चीजें, फ्रूट्स उसके साथ बढ़ाए, सब्जी उसके साथ ज्यादा लें, और ये ऑयली फूड जो है वो कोशिश करे अवॉइड करे। यहाँ पे स्पाइसी फूड्स की बात आपने उठाई है, तो आजकल आम लोग भी एक तो बीमार हो गए, आम लोग भी ज्यादा जो पकवान बनाते हैं घरों में, नुकसान क्या है उसका, और रोजे पर किस तरह का असर पड़ता नहीं, है? डेफिनेटली रोजे का पे इसी वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरा गला सूख जाता है दिन में, ऐसे ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं कि मैंने रोजा रखा था लेकिन मेरे मादे में गड़बड़ हो गई। तो सबसे मेन कारण जो है, एक तो मसाले हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी बात है ऑयल, तेल भी हम बहुत, स्पेशली कश्मीर की मैं बात करूं तो यहाँ पर तो बिना ऑयल के तो मतलब बोलेंगे कि नहीं यार ये अच्छा नहीं बना है। तो यहाँ पर जितना ऑयल ज्यादा होगा तो दैट मीन्स कि इसने अच्छा खाना बनाया है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, ऑयल का मकदार जो है खाने में वो बहुत कम करना है, और स्पाइसी फूड्स कोशिश करे जितना कम हो सके उतना उसको कम करे रमजान के महीने में। हामला खवातीन या दूध पिलाने वाली खवातीन के लिए क्या हिदायत रहेगी, किस तरह का डाइट उन्हें लेना चाहिए ताकि वो अपना दिन जो है अच्छे से गुजार सके? नहीं, बिल्कुल उनको भी यही मैं सलाह दूंगा कि जो हामिला औरतें हैं या जो बच्चों को अपना दूध देती है, तो उनको डाइट, उनका तो वैसे भी डाइट मतलब डबल कैलोरीज लेनी होती है, तो उनको चाहिए कि कोशिश करे, अगर वो रोजा रखना चाहे तो रह सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अपने खाने में प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल ज्यादा करें। और जैसे कि मैंने बोला पहले से, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, और फ्लूइड कंटेंट बढ़ा है, क्योंकि उनको मतलब 2 जानें होती है जिनको उनको खिलाना भी होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको चाहिए कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट जितना भी नॉर्मल पर्सन को है, तो उससे ऑलमोस्ट डबल कंटेंट उनको लेना चाहिए कैलोरीज के हिसाब से। अक्सर ये कहा जाता है कि रोजा रखने से इंसान का वजन कम हो जाता है, क्या वाकई ये चीज हो जाती है? देखो, एक कंसेप्ट है हमारे डायबिटीज में, उसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो वो एक मेथड है वेट डिक्रीज करने का, दैट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। उसमें बाकी मेटाबॉलिक जो चीजें हो जाती है बॉडी में, तो वो भी उसके लिए भी बेनिफिशियल, जैसे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, टीजी लेवल्स कम हो जाती है, उसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट है। उसमें बहुत सारी स्टडीज भी हो गई कि इससे काफी हद तक वेट हमारा कम हो जाता है। बट ये है कि उसमें भी हमें ना वो प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है फॉलो करने के, जैसे कि रमजान के मौके में डेफिनेटली वेट तो कम हो जाए, क्योंकि हम दिन में कुछ नहीं खाते हैं। अब ये देखना है कि फिर इफ्तार के टाइम आप क्या खाते हो। कुछ लोग अक्सर करते हैं कि मतलब दिन में बिल्कुल वो फाका रखते हैं, लेकिन शाम को फिर वो उससे डबल खाते हैं, जैसे फिर मटन का कंटेंट भी बढ़ जाता है, तेल का कंटेंट बढ़ जाता है, और राइस वो डबल क्वांटिटीज में लेते हैं, तो वो फिर ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाता है। तो आपको लगता है कि यार मैंने तो रोजे भी रखे हैं पूरा 30 दिन, पर फिर भी मेरे वजन में उतना फर्क नहीं पड़ा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है कि कैलोरी कंटेंट आप डाइट में कौन सी चीजें ज्यादा खाते हो, तो उसमें भी यही है कि प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ा दो, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आप खाने में बहुत कम करो, और ऑयल कंटेंट बहुत कम करो, तब जाके ज्यादा फायदा होगा वेट पे। कोई ऐसा पैगाम जो आप पहुंचाना चाहते हैं हमें देखने वालों तक, इस रोजे के हवाले से और डाइट के हवाले से? और मैं तो यही बोलूंगा कि रोजा तो माशाल्लाह सबको रखना चाहिए, जिसकी सेहत बहुत अच्छी है, जिसको रिकमेंडेड है, जैसे इस्लामिक गाइडलाइंस भी है और साइंटिफिक गाइडलाइंस भी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रोजा सब रखो, जिसको भी मतलब हम रिकमेंड करते हैं कि आपको रोजा रखना चाहिए, लेकिन खास तौर पर अपने डाइट का खास ख्याल रखिए। टाइम पे जो सहरी है वो भी अच्छे से लेनी है, ऐसे नहीं कि हम सहरी के बिना बोलेंगे नहीं सहरी नहीं खाएंगे, तो वो भी जरूरी नहीं है। वो सहरी के बगैर वैसे भी रोजा नहीं है, तो उस टाइम फ्लूइड कंटेंट आप बढ़ाए, अच्छी चीजें ले, फ्रूट्स का कंटेंट बढ़ाए आप खाने में, और थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, चाहे वो इफ्तारी का टाइम हो उसके बाद भी कर सकते हैं, या सहरी के बाद भी कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। एक तो हमारे रिलीजियस जो बेनिफिट्स है ही, तो बाकी जो सेहत के एतबार से जो बेनिफिट्स है, चाहे बीपी कम होना, चाहे कोलेस्ट्रॉल का कम होना, टीजी का कम होना, या वजन का कम होना, ये सब बेनिफिट्स है फास्टिंग के। तो ये पैगाम मैं सबको देना चाहता हूँ कि फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये डॉक्टर साहब थे जिनका यही कहना है कि एक मुतवाज़िन खुराक अगर हम ले तो इस तरह के मरीज जो शुगर मरीज होते हैं या डायबिटिक मरीज जो होते हैं
وہ بھی اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں اور اچھے سے اپنے 30 دن جو ہے یا 29 دن جو ہے مکمل کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو پیغامات ہے ڈاکٹر صاحب کے اس پہ عمل پیرا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر حاملہ خواتین ہو یا پھر دودھ پلانے والی خواتین ہو، وہ بھی متوازن خوراک لے کر اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ رمضان المبارک نہ صرف روحانی نشوونما کے لیے ضروری ہے بلکہ جسمانی طور بھی اس کے انگنت فائدے ہیں۔ آپ منصف ٹی وی دیکھتے رہیے۔ منصف ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا ویلکم ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے رمضان کا روزہ اور انسانی صحت کا خیال، یعنی ڈائٹ پلان۔ تو اس حوالے سے ہم آج ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پلوامہ میں آئے ہیں اور یہاں پہ اس ڈائٹ پلان کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر کا ہم نے انتخاب کیا ہے، ان کا نام ہے سیف مشتاق، وہ بالکل ہمارے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، تو انہی سے جانیں گے رمضان کا روزہ اور ہماری صحت۔ ڈاکٹر صاحب، منصف ٹی وی میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے، آپ کا ویلکم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور جس طرح آپ کو پتہ ہے، آپ بخوبی واقف ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں روزوں کے ساتھ ساتھ سحری اور افطار کے وقت ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کی صحت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو پہلا کوشچن ہمارا یہ رہے گا کہ رمضان میں کن غذاؤں کا ہمیں انتخاب کرنا ہے تاکہ ہماری صحت بھی برقرار رہے؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو۔ دیکھو، اس میں جو آپ نے بولا کہ رمضان میں ہمیں ریگارڈنگ فوڈ جی جو غذا ان کو کھانے، اس میں کون سے احتیاط کرنی، دیکھو یہ فکسڈ نہیں ہے، یہ ویری کرے گا کہ ہمیں مطلب نارمل پیشنٹ ہے، یہ روزہ رکھ رہا ہے یا یہ جو روزہ دار ہیں اس کو کوئی بیماری مت ہے، جیسے اگر شوگر کے بیمار ہوتے ہیں یا ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر کے بیمار ہوتے ہیں یا کسی کو لنگ میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اکارڈنگلی ان کو جو ڈائٹ پلان اکارڈنگلی ماڈیفائی کرنا ہے۔ جیسے یوزولی کیا کرتے ہیں ہم کہ افطار یا سحری کے ٹائم کا نہیں، تو اس میں جو جنرل کنسنسس یہ مطلب جنرل کنسنسس یہ ہے کہ اس میں جو ہمیں اس میں جو کاربوہائیڈریٹ رچ فوڈس ہیں نا، وہ یوزولی جو ہمارا روٹین ہے ہمیں اس میں یہی کرتے ہیں کہ ہم افطار ہوگی، پھرنی بھی کھائیں گے، کھجور بھی کھائیں گے اور اس کے بعد کھانا بھی کھائیں گے، جو ہمارے یہاں پہ روٹین ہوا ہے، تو اس کو تھوڑا اس سے تھوڑا ہٹنا ہے کیونکہ یہ سارا کاربوہائیڈریٹ رچ ہیں، یہ ہم شارٹ مطلب کم ٹائم میں زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں، تو یہ اگر سوچیں گے یہ مطلب یہ ہیلدی ہیبٹ نہیں ہے، تو اس میں کیا ہمیں کرنا ہے، ہمیں تھوڑا پیس میل میں تیاری کے بعد کیا ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں تھوڑا اس کو پیس میل میں کھانا ہے۔ ہم افطار کے بعد افطار تراویح کے بیچ میں ہی سارا ختم کر رہے ہیں، وہ ہم اس کو تھوڑا پرولونگ کرتے ہیں، 2-4 گھنٹے میں ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے کہ یہ بیلنس ٹائپ رہے گا۔ اور اس میں یہ کہ کاربوہائیڈریٹ تھوڑا کم کھائیں گے، اس میں ہم انکلوڈ کریں گے فروٹس کریں گے انکلوڈ، یا ہم ویجیٹیبلس کریں گے، یا ویرائٹی انکلوڈ، اور جو کاربوہائیڈریٹ مین ہے وہ تھوڑا کم کریں گے۔ اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پانی کا جو ہمیں واٹر انٹیک بہت ایڈوکیٹ رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں تو ٹائم لمیٹڈ ملتا ہے، افطار سے سحری تک ہے، اور جو خاص کر افطار کے بعد اس کو افطار سے تراویح تک محدود نہیں رکھنا ہے، اس کو ہم افطار تراویح کے بعد تک بھی محدود رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں جو اگر ہم 1 گھنٹے میں سارا کچھ کھائیں، اس کو ہم پرولونگ کریں گے، 2-4 گھنٹے میں کھا سکتے ہیں، سو دیٹ یہ ایک ہیلدی ہیبٹ رہے گا اور باڈی جیسے ہمیں مطلب اسٹامک میں وہ ایسے اس پہ لوڈ بھی زیادہ نہیں پڑے گا۔ سر، جس طرح سے کشمیر میں جو ہمارا کلچر ہے، ہم سحری کے وقت پہلے چاول جس طرح سے ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد چائے بھی پیتے ہیں اور پانی بہت کم پیتے ہیں، سر اس پہ کوئی اثر مت پڑے گا سر؟ ایگزیکٹلی، دیکھو یوزولی کیا ہوتا ہے، ٹیمپریچر بھی اچھا خاصا باہر سے ہے، اب مطلب ان یوزول ٹیمپریچر رائز ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی مطلب پانی کا مقدار اس میں خیال رکھنا ہے کہ پانی کا جسم میں پانی کی مقدار کم نہیں ہونی چاہیے۔ سو ہمیں پلان بنانا ہے سحری سے ہی، یہ نہیں رکھنا ہے کہ ہمیں سحری میں پانی پینا، ہمیں افطار سے سحری تک پلان بنانا ہے کہ ہمیں جتنی واٹر لیول 24 آور میں مطلب ہمیں پینی تھی وہ ہمیں شارٹ 6-7-8 گھنٹے میں لینی ہے، سو تاکہ جو ہماری باڈی میں جو پانی کی مقدار وہ کم نہ ہو۔ سو ہم افطار کے ساتھ ہی یہ اسٹارٹ کریں گے، 2-4 گلاس افطار کے بعد کھائیں گے پئیں گے، اسی کے بعد تراویح کے بعد سونے سے پہلے، اور اسی ٹائم جب سحری پہ اٹھیں گے پہلے جیسی سحری کے لیے اٹھیں گے پہلے پانی 1-2 گلاس پئیں، اس کے بعد وضو کریں گے یا کیا کریں، اس کے بعد کھانے کے ساتھ میں، اور اس کے بعد چائے جیسی پیتے ویسے تھوڑا اس کو پیس میل میں لینا ہے۔ ٹھیک،
تو جس طرح سے آپ نے افطار کا ذکر کیا کہ ہم فروٹ بھی لیتے ہیں, کھجور بھی لیتے ہیں اور فیرینی بھی لیتے ہیں, تو افطار میں اگر مقوی غذا ہم حاصل کرنا چاہیں گے تو پرٹیکولر کیا تینوں چیزوں کا ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھو اس میں تینوں سے اگر افطار میں کھجور, پھرنی اور جو ہمارے یہاں پہ کھانا رائس ہوتے ہیں, یہ سارے تینوں کاربوہائیڈریٹ رچ ہوتے ہیں. جی, اس میں تو اگر ہم فاسٹ لانگ ٹرم دیکھیں گے ہیلتھ پہ, وہ جو ہیلتھی ہیبٹ ہی نہیں ہے کہ تینوں میں کاربوہائیڈریٹ رچ ہوتا ہے. کہ جو آپ دیکھو موٹاپا دن بہ دن بڑھ رہا ہے, ڈائبٹیز دن بہ دن بڑھ رہی ہے, ہائپر ٹینشن, اس کے لیے جو تینوں جو ایک ساتھ تینوں کاربوہائیڈریٹ رچ کھانا یہ ہیلدی ہیبٹ نہیں ہے. اس میں ہمیں انکلوڈ کرنا ہے, ایک دن فری کھائیں گے, دوسرے دن مکسڈ فروٹس کھائیں گے یا سلاد کریں گے, اس میں انکلوڈ اس کو ویرائٹی یہ جیسے ہم کھاتے ہیں جو روٹین ہماری ہے کھجور, پھرنی, رائس, اس کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا. ہمیں پیس ملے میں افطار کے بعد بھی 2-4 گلاس, تراویح جب ختم کریں اس کے بعد بھی, سونے سے پہلے بھی, اور جب سحری میں, کیونکہ پانی کا خاص خیال رکھنا کیونکہ کم ٹائم میں آپ کو 24 آورس کے لیے ریکوائرمنٹ وہ لینی ہے. جی سر, ہائیڈریشن کو متوازن رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہائیڈریشن کو متوازن آپ کو اچھا خاص ایڈوکیٹ کوانٹٹی میں پانی لینا ہے. جی, دیٹ از اونلی وے. تو پانی لینا ہے, اس کی مقدار یہاں پہ آپ دیکھو مقدار ہم یہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ مطلب یہ فورس مطلب فکس نہیں ہے کہ اس کو اتنا, اس کو 2 لیٹر لینے ہیں, اس کو 4 لیٹر ہے. یہ ڈپینڈ اپان مطلب ہیلتھ اسٹیٹس, آپ کا ہیلتھ اسٹیٹس کیسا ہے. اب اگر ہیلدی ہو یا اگر آپ کو انڈر کوئی کارمل جیسے کڈنی کا پیشنٹ ہوتا ہے یا ڈائبٹیز کا ہوتا ہے یا ہائپر ٹینشن کا, وہ اکارڈنگلی پھر ویری ہوتے ہیں. جی, جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں, جو بھی کوئی کرونک النس پیشنٹ ہوتا ہے, جیسے کرونک کڈنی ڈیزیز کا پیشنٹ ہوتا ہے یا ہائپر ٹینشن ہوتا ہے یا ڈائبٹیز والا ہوتا ہے, ان میں یہ ڈپینڈ ہوتا ہے کہ اس کی جو اس کی ڈیزیز ہے وہ کس اسٹیٹس میں ہے. اگر وہ آئی مطلب فیئرلی کنٹرول ہیں تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اگر وہ اس کا وہ ڈیسیجن لے گا جو اس کا ٹریٹنگ فزیشین ہوگا, وہی مطلب اس سے کنسرن کر کے ہی وہ اس کو صلاح دے گا کہ یہ روزے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. یہ مطلب ایسی کنسر سے نہیں بولیں گے کہ یہ والا شوگر پیشنٹ رکھ سکتا ہے, یہ وہ مطلب ایسی جنرل, اس میں ہم جنرلائزیشن نہیں کر سکتے, یہ اس کے لیے انڈیویجولائزڈ ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک, بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہے یا ہائی بلڈ پریشر والا جو پیشنٹ ہے, تو کن روزے میں ان کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر؟ روزے میں یہ ان کو احتیاطی تربیت ہے کہ فریش فروٹ زیادہ لے اور ٹائم پہ میڈیسن لے. بہت سارے ایسے ہمارے جوان ہیں, ہمارا یوتھ ہے جو جم سینٹر جاتے ہیں, جو ورزش وغیرہ کرتے ہیں, تو آج روزوں کی حالت میں ان کے لیے بہترین ٹائم کون سا رہے؟ دیکھو جو بھی جم جاتے ہیں ان کے لیے جو موسٹ آف جو پیپل ہوتے ہیں وہ سپلیمنٹ یوز کرتے ہیں, اس کے لیے ان کو ایڈوکیٹ پانی کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے لیے ٹائمنگ تو یہی رہے گی, وہ تیاری کے بعد ہی کرے. وہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ سحری لینے کے بعد بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سر میں درد ہوا ہے. سر کیا اس کی اصل میں وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ روزے کی یا سحری کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے. بیسیکلی ایک قسم کا سر درد ہوتا ہے جس کو ہم جنرل میں ویسکولر ہیڈ ایک ہوتی ہیں, وہ یوزلی پریسپریٹ ہوتی ہیں جب فاسٹنگ, جب پھاکا لگے گا یا نیند میں کوئی ڈسٹربنس ہوگی ہے, اس سے وہ سر درد ریسپریٹ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی وہی سر درد فاسٹنگ کی وجہ سے پریسپریٹ, یہ کوئی سر مطلب نیا روزے کی وجہ سے سر درد نہیں ہے. یہ وہی ہوتا ہے ویسکولر ہیڈ ایک جو روزے کی فاسٹنگ کی وجہ سے پریسپریٹ ہوتا ہے یا جو نیند میں خلل آتی ہیں اس کی وجہ سے پریسپریٹ ہوتا ہے. جو گردے کے امراض ہے, دیکھو ان کے لیے تو روزہ گردوں کے لیے تو ایز سچ اگر وہ مطلب آکسیجن ڈپینڈنٹ ہے یا سیویئر ان کی جو سیویئر پلمونری آرٹری ہائپر ٹینشن یا یہ وہ, ان کی اس صورت میں ان کو وہ ملٹیپل میڈیسنز پہ رہتے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو دن میں 2-4 بار میڈیسنز لیتے ہیں. جو میڈیسن پہ اسٹیبل ہیں تو وہ اپنے کنسرن ڈاکٹر سے مشورہ کر کے روزہ رکھ سکتا ہے. روزے کے ذریعے سے انسان کا جو وزن ہے وہ کم ہونا ممکن ہے؟ ہاں بالکل, لیکن جب ہم روزہ اس حساب سے اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں. ادروائز جو ہمارے یہاں روٹین ہے ہم روزے میں زیادہ کھاتے ہیں, بالکل, تو وزن کیسے کم ہو جائے گا. روزے میں نفس میں ہمیں کنٹرول کرنا ہے. جب ہم کھانا بھی ڈبل کھائیں گے, پھرنی کھجور کاربوہائیڈریٹ جو غذا ہم سال بھر نہیں کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں روزے میں, تو وزن کیسے کم ہو جائے گا. بالکل سر. تو ادروائز یہ مطلب بیسٹ اپرچونٹی اگر کسی کو وزن کم کرنا ہے یا کوئی بھی بیڈ ہیبٹ سے آپ کو مطلب اوائڈ کرنا ہے, تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اچھا ایک مہینہ دیا ہے ہمیں کہ ہمیں اس کے روزہ اس کے ساتھ ہی وہ اپنا پلان پھر کیری اپ کریں گے اگلے مہینوں میں بھی. صحیح, بالکل سر. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے, تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں خاص کر کن چیزوں سے احتیاط برتنا ہے اور کن کھانوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے.
देखो इसमें पहले ही जो हमें जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स वो हमें अवॉइड करने हैं, फ्रेश फूड्स इंक्लूड करेंगे अपने मेनू में, और साथ ही साथ अगर किसी और पानी का मिकदार अच्छा खासा रहना चाहिए, और साथ ही साथ अगर किसी को कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, वो अपने कंसर्न डॉक्टर के साथ मशवरा करके प्लान बना सकते हैं रोज़ा के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर एक शख्सियत से रूबरू होंगे, तब तक के लिए बने रहे मुनसिफ टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। मुनसिफ टीवी के लिए मैं पुलवामा से गाजीपुर से। तो नाजरीन, अभी रमज़ान के 2 दहे गुजरने हैं। जो मरीज़ हों या ना हों, क्योंकि सेहत सब के लिए अहम है, तो आप डॉक्टर्स के बताए गए मशवरों के मुताबिक रमज़ान में डाइट का, और जो मरीज़ हों दवाओं की खुराक तरतीब देते हुए बक़ाया रमज़ान के रोज़े रखें और सेहतमंद रहें। इसी पैगाम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगले जुमा एक और अहम टॉपिक के साथ बेबाक मुनसिफ में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।